अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में जो अक्सर लोगों को अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है, और वो क्या है? वो है मैदे का अल्सर, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये तीन लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक है पेप्टिक, अल्सर और डिजीज़। डिजीज़ तो हो गया बीमारी। अल्सर हम कहते हैं कि जब किसी भी सतह में कोई दरार आ जाए, कोई ब्रीच आ जाए, कहीं पे कोई यानी टूट फूट हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्सर। और पेप्टिक कोई भी ऐसी ल्यूमेन, कोई भी ऐसा ऑर्गन, कोई भी एक ऐसा उज्व जहां पे तेजाबियत ज़्यादा हो, क्योंकि पेप्सिन एक एंजाइम का भी नाम है जो कि तेजाबियत करती है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बुनियादी तौर पे एक ऐसी बीमारी है जिसमें तेजाबियत होती है, लेकिन इस तेजाबियत में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं स्टमक यानी मैदा, और ड्यूडिनम यानी जो छोटी आंत है उसका जो पहला पोर्शन है, क्योंकि छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और आइलियम। तो इसमें जो ड्यूडिनम है वो पहला हिस्सा है, और उसका भी 95% जो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं वो उसके फर्स्ट पार्ट में होते हैं, क्योंकि उसके भी आगे तीन हिस्से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो मैदा है और ये जो छोटी आंत का हिस्सा है ड्यूडिनम, इसके जो अल्सर्स हैं उनको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। आमतौर पे जो लोगों में इसकी अलामात होती हैं वो अलामात क्या होती हैं? वो अलामात होती हैं पेट का दर्द, यानी जब आप अपने पेट के दरमियान के हिस्से पे दर्द महसूस करें तो इसको हम कहते हैं एपीगैस्ट्रिक पेन। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक या मैदा, और एपी कहते हैं उसके ऊपर, यानी मैदे के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में जिस्म में जब आपको दर्द होती है तो इसको हम कहते हैं एपीगैस्ट्रिक पेन। जो आमतौर पे स्टमक यानी गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनका जो दर्द होता है वो खाने के फौरी बाद हो जाता है, और जो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं वो आमतौर पे खाने के 2 से 3 घंटे के बाद होते हैं, और अक्सर लोगों को नींद से भी रात को जगा देते हैं। आमतौर पे जब ड्यूडिनल अल्सर के लिए लोग घरों में कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे दूध है या कोई सिरप है जिसको हम एंटासिड कहते हैं, या उन्होंने कोई खाना जब वो फौरी तौर पे खाते हैं तो वो दर्द कम हो जाता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में ऐसा कुछ नहीं है। इन एपीगैस्ट्रिक पेन के अलावा लोगों को जलन होती है, लोगों को ये जो फूड पाइप है यहाँ पे भी बाज़ का जलन महसूस होती है, उनको ऐसे लगता है जैसे उनका भरा मैदा जो है या पेट है वो भरा भरा हुआ है, और बाज़ का तो उनको अपने मैदे में गैस या हवा महसूस होती है। और इसके अलावा बाज़ लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है, और बाज़ लोगों को आमतौर पे कोई भी खाना खाने के बाद जल्दी, अभी कम खाना ही खाते हैं तो उनका पेट भर जाता है। ये तो आम सी अलामात हैं, लेकिन जो डेंजरस अलामात हैं, जो वार्निंग साइन है कि ये आपका जो अल्सर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो ये है कि किसी को अनीमिया या खून की कमी का शिकार रहना, किसी को खुदा ना खास्ता काले रंग के पखाने आना, किसी को खून की उल्टी आ जाना, या इंतहाई शदीद दर्द मैदे वाली जगह पे अचानक हो जाना। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है इसकी वजह क्या है? इसकी दुनिया में जो दो सबसे बड़ी वजह है, एक तो है एक जरसूमा जिसको हम कहते हैं एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये बुनियादी तौर पे एक ग्राम नेगेटिव स्पाइरोकेट है, और ये बहुत बड़ी वजह है लोगों में ये मैदे का अल्सर करने में। इसके अलावा दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो है दर्दों की दवाई, और ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म की दर्दों की दवाई जिसको हम कहते हैं एनसेड्स, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और हम में से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है ब्रूफिन, डाइक्लोरान जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है, और ब्रूफिन के अंदर क्या होता है? आइब्यूप्रोफेन। इसके अलावा नेप्रोक्सिन सोडियम मुख्तलिफ नामों से मिलती है, सिनफ्लेक्स के नाम से मिल जाती है, और भी बहुत ज़्यादा नेप्रोक्स के नाम से मिल जाती है, नियोप्रोक्सिन के नाम से मिल जाती है। तो ये जो दर्दों की दवाइयाँ हैं ये बहुत बड़ी वजह हैं एच पाइलोराई के अलावा। जो एच पाइलोराई का मैंने बताया है वो क्या करता है कि उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं यूरिएज। ये मैदे के अंदर जो आमतौर पे तेजाबियत का इलाका है वहाँ पे ये अल्कलिनाइज करता है उसको, यानी तेजाबियत को कम करता है, और इस तरह हमारे मैदे में सालों के लिए, ईयर्स एंड ईयर्स के लिए ये परवरिश पा सकता है। तो आमतौर पे ये दो बड़ी वजूहात है। इसके अलावा स्ट्रेस का होना, लोगों का अक्सर शराब, कॉफ़ी, चाय, ये चीज़ें या सिगरेट ये बहुत ज़्यादा पीना, और बाज़ औक़ात जेनेटिकली भी होता है कि फैमिलीज़ के अंदर ये इशू चलता है। तो ये हैं वजूहात और अलामात, जैसे मैंने पहले बता दी।
अब जहन में आता है कि इसकी तशखीस कैसे की जाए। इसको तशखीस करने के लिए एक तो क्लिनिकल फीचर्स हैं, एक तो वो है हिस्ट्री, जो कोई मरीज़ जब जाता है और वो डॉक्टर को बताता है कि मेरे मैदे में यहाँ पे दर्द होता है, मैं खाना खाता हूँ तो तब ज़्यादा होता है, या खाने के 2 घंटे बाद ज़्यादा होता है, और मुझे फ़लाँ फ़लाँ और अलामात होती हैं। इसके अलावा इसकी जो तशखीस है उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे आम तौर पे डॉक्टर क्लिनिकल फीचर्स या मरीज़ की अलामात के ऊपर मरीज़ को कोई दवाई शुरू करवा देंगे, जिसका मैं जिक्र करता हूं अभी कुछ देर बाद। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि इस मरीज़ को काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो एच पाइलोराई का टेस्ट हर जगह पे किया जाता है। ये ज़रूरी है कि हर वो मरीज़ जिसको मैदे का अल्सर तंग कर रहा है उसको एच पाइलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का जो जरसूमा है उसका टेस्ट किया जाए। उसके टेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो मरीज का जो खून है यानी जो ब्लड होता है उसके अंदर हम एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी चेक कर सकते हैं कि पता चलेगा कि वायरस है कि नहीं। दूसरा, मरीज का जो स्टूल है, जो मरीज का मोशन है या बड़ा पेशाब जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम एंटीजन चेक करते हैं जो बताती हैं कि ये वायरस इस बंदे के अंदर एक्टिव है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या होता है कि हम एक मरीज को एक महलूल पिलाते हैं जिसके अंदर होता है यूरिया, क्योंकि जो एच पाइलोराई है ये जरसूमा, ये एक एंजाइम पैदा करता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था यूरिएज। वो यूरिएज यूरिया को तोड़ता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम क्या करते हैं कि किसी शख्स को एक महलूल पिलाएंगे जिसके अंदर जो यूरिया है उसको हम रेडियो लेबल करेंगे, यानी कार्बन 14 या नॉन रेडियो एक्टिव जो होता है कार्बन 13 उसके साथ अटैच करके उसको पिला देंगे, और 15 से 30 मिनट के बाद हम उसकी जो सांस है उसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको वो रेडियो लेबल्ड कार्बन उसके अंदर है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मरीज के अंदर वो जरसूमा है जो यूरिएज पैदा कर रहा है, जिसने कि इस यूरिया को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कार्बन था जिसको हमने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 या नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन 13 के साथ जोड़ा था। तो इस तरह यूरिया ब्रेथ टेस्ट बहुत अहम टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी मरीज में, और ये जल्दी हो जाता है, इसको हम कहते हैं रैपिड यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो जल्दी पता चल जाता है कि किसी में एच पाइलोराई है कि नहीं, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुख्तलिफ है बाकी मैदे के अल्सर से। और इसके अलावा क्योंकि इन मरीजों को अक्सर एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, एंडो कहते हैं अंदर, स्कोप कहते हैं कैमरे को, यानी आप इसका दूसरा नाम जो है वो EGD भी है, यानी ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी, यानी ईसोफेगस खुराकी नाली, गैस्ट्रो मैदा, ड्यूडिनम या छोटे आंत का पहला जो पार्ट है, स्कोपी उसको देखना कि कैमरे की मदद से उसको देखते हैं। और अगर डॉक्टर्स जो कर रहे होते हैं या जो एंडोस्कोपिस्ट होते हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनको लगता है कि वहां पे कोई अल्सर है तो वो उसका एक हिस्सा ले लेंगे, बायोप्सी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ एक टेस्ट करेंगे जिसे कहते हैं रैपिड यूरिएज टेस्ट। यानी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक एंजाइम है यूरिएज जो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में तोड़ता है। तो वो इसको चेक करते हैं कि अमोनिया के लिए जैसे ही वो चेक करते हैं तो वो रेड हो जाता है कलर उस महलूल का जिसमें ये स्पेसिमेन डालते हैं, तो इसे हम कहते हैं रैपिड यूरिएज टेस्ट, जो बायोप्सी के साथ हम करते हैं और साथ ही जो एंडोस्कोपी के साथ हम करते हैं, और एंडोस्कोपी के साथ हम बायोप्सी लेते हैं, उससे भी एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और हमें वहां से भी पता चल जाता है कि एच पाइलोराई मौजूद है या नहीं, और बाद में हम कल्चर भी करवाते हैं। तो ये हैं वो तरीके जिससे तशखीस हो सकती है कि हिस्ट्री पे, और ये हमें जाहिर है हिस्ट्री पे ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी शख्स क्या अपने किसी जोड़ों के दर्द या किसी भी मसले के लिए बहुत अरसे से एनसेड यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तो नहीं ले रहा, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अब जब तशखीस हो जाती है तो हमने इसका इलाज कैसे करना है। अगर तो आपको मरीज ने अलामात बताई कि उसको फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो रहा है और आपने सोचा कि हो सकता है ये आम मैदे का अल्सर है, तो आप उसको एक दवाइयां देते हैं जिसको हम कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें बहुत मशहूर दवाई है ओमेप्राजोल, जो आमतौर पर हम 20 मिलीग्राम की होती है, जो मुख्तलिफ नामों से मिलती है, जैसे राइजिक, लॉजिक,
तो ये आप 20 मिलीग्राम की या तो दिन में एक दफ़ा सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो सुबह शाम नाश्ते और रात के खाने से आधा घंटा पहले मरीज़ को शुरू करवा देते हैं, कम से कम 20 दिन से लेके 30 दिन के लिए। तो बहुत सारे मरीज इसी से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपने उसका एच पाइलोराई का टेस्ट भी करवाया, तो फिर ज़रूरी है कि आप उस मरीज़ के लिए को एच पाइलोराई की दवाई दें, जो कि बड़ी ख़ास दवाई है। उसको हम कहते हैं ट्रिपल रेजिमेन, यानी 3 दवाइयों का मजमूआ। हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें कंफर्म हो गया कि इस मरीज को एच पाइलोराई पॉजिटिव आया है, तो हम उसको देंगे ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम सुबह शाम, या एस-एमेप्राजोल भी एक पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जैसे कि नेक्जिम के नाम से बहुत मशहूर एक एसोमेप्राजोल की दवाई आती है। तो वो 40 मिलीग्राम आप नेक्जिम दे सकते हैं रोजाना दिन में एक दफा, या ओमेप्राजोल यानी राइजिक है फॉर एग्जांपल, आप सुबह शाम दे सकते हैं। साथ आप उसके कॉम्बिनेशन में देंगे क्लैरिथ्रोमाइसिन, जो कि एक मैक्रोलाइड दवाई है। आप क्लैरिसिड के नाम से 500 मिलीग्राम सुबह शाम देंगे, और साथ आप देंगे अमोक्सिल का कैप्सूल, जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन है 1 ग्राम बीडी, यानी सुबह शाम आप अमोक्सिल का कैप्सूल देंगे। और ये तीनों दवाई आप 10 से 14 दिन के लिए देंगे इस जरासीम को मारने के लिए। और जब आप ये दे चुके हों तो उसके बाद आपने वक्फा देना है तकरीबन 1 महीने का, और उस 1 महीने के वक्फे के बाद आपने अगरचे इस दौरान सिर्फ राइजिक या पीपीआई जारी रखना है, लेकिन फिर आप पीपीआई को भी 1 से 2 हफ्ते रोक के तो आपने ये एच पाइलोराई का टेस्ट दोबारा करवाना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये जरसूमा मर गया है। वो तमाम लोग जो अमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो उनके लिए हम एक और रेजीम देते हैं। उस रेजीम को हम क्या कहते हैं, जो ये ट्रिपल रेजिमेन है, इसमें हम शामिल करते हैं पीपीआई प्लस हम क्लैरिथ्रोमाइसिन यानी 500 मिलीग्राम सुबह शाम, प्लस हम फ्लैजल यानी मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम हम देते हैं हर 6 घंटे के बाद। तो ये तमाम वो लोग जो पेनिसिलिन एलर्जिक हैं, उनको हम एमोक्सिसिलिन नहीं दे सकते, एमोक्सिल का कैप्सूल नहीं दे सकते, तो उन लोगों में ये देते हैं। और वो तमाम लोग जिनको जोड़ों के दर्द या किसी भी दर्द के लिए हमने उनको दर्दों की दवाई या एनसेड शुरू करवानी है, तो हमेशा पहले उनमें कोशिश करें कि एच पाइलोराई का टेस्ट करवा लें। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले आप इसकी दवाई दें, इसको ख़त्म करें, और फिर आप एनसेड शुरू करवाएं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मजबूरी है कि आप वेट नहीं कर सकते, मरीज़ को दर्द ज़्यादा होता है, तो आप लो डोज में एनसेड दे के साथ उस मरीज को ये ट्रिपल थेरेपी भी स्टार्ट करवा सकते हैं, या कम से कम आप जो पीपीआई यानी ओमेप्राजोल है वो शुरू करवा सकते हैं, ताकि मरीज को दर्द कम से कम हो। और आखिरी बात, ये जो एच पाइलोराई का जरसूमा है, ये माँ से बच्चे में भी मुंतकिल होता है, यानी अगर प्रेगनेंसी है तो बच्चे में भी जा सकता है, या 1 साल से कम बच्चे को भी आमतौर पे माँ से ट्रांसमिशन होती है। तो उसमें अगर माँ को ये मसला है तो कोशिश करें कि बच्चे का भी ये टेस्ट करवाएं, और उसमें ताकि पता चले कि फ्यूचर में ये उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो दोस्तों, ये था मैदे का अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और आप कोशिश करें कि अगर आप में से घर में से किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सिगरेट को नहीं पीनी, उन्होंने कोक्स वगैरह नहीं पीनी, उन्होंने कॉफ़ी चाय कम से कम पीनी है, दर्दों की दवाई डिस्प्रिन या एस्प्रिन कम से कम लेनी है। वो तमाम मरीज़ जिनको मजबूरी है दिल के लिए एस्प्रिन लेना, तो वो कोशिश करें कि कभी भी एस्प्रिन को अकेले ना लें, बल्कि पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि तेजाबियत को मैदे में इंतहाई कम करते हैं, तो वो लें, जैसे कि राइजिक है, ओमेगा है, लॉजिक है, तो वो एस्प्रिन के साथ लें, ताकि मैदे में कम से कम प्रॉब्लम हो। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर अल्सर चलता रहा तो ये अल्सर फट सकता है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसीज बन जाती हैं, और आपने इन इमरजेंसी से बचना है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।